मित्रों नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य वीएस सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य वीएस सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के द्वादश भाव में क्या प्रभाव पड़ता है जीवन के अंदर। तो मित्रों, पहले घर के अंदर चंद्रमा किस तरह का रिजल्ट देता है इसके बारे में आप चर्चा करते हैं। मित्रों, पहले घर में जन्म कुंडली के पहले घर में चंद्रमा हो तो जातक बलवान होता है, ऐश्वर्यशाली, सुखी, व्यवसायी, स्थूल शरीर का होता है। और पहले घर में जो राशि स्थित रहती है उसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं। यदि लग्नेश निर्बल हो तो जातक रोगी रहता है, किंतु यदि लग्नेश शुभ ग्रह से भ्रष्ट हो तो जातक स्वस्थ रहता है तथा युद्ध और मुकदमों के बाद उसे धन लाभ होता है। यदि लग्न में उच्च राशि का चंद्रमा विद्यमान हो तो जातक अधिक संतान वाला होता है, उसे धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। यदि क्षीण चंद्रमा पहले घर में रहता है तो जातक नेत्रों का रोगी रहेगा, उन्माद रोगी होगा, नीच स्वभाव का होगा, व्याधिग्रस्त रहेगा और दरिद्रता उसके पास हमेशा रहेगी। तो मित्रों, ये थे चंद्रमा के पहले घर का प्रभाव। दूसरे घर के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा अगर दूसरे घर में हो तो जातक को किस तरह का रिजल्ट देता है। जन्म कुंडली के दूसरे घर में चंद्रमा हो तो जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है। उच्च राशि का चंद्रमा हो अथवा बलि चंद्रमा हो तो जातक का व्यक्तित्व अति शोभन कांति में होता है। क्षीण चंद्रमा दूसरे घर में हो तो जातक मुख का रोगी रहता है, अल्प बुद्धि रहता है, धन से हीन होता है। शुभ चंद्र होने पर जातक मधुरभाषी रहेगा, प्रदेश में वास करने वाला, सहनशील, शांति प्रिय और उदार प्रकृति का, विद्या का प्रेमी, स्त्री विलासी, मित्रों का सुख पाने वाला होता है। और दूसरे घर में नीच का चंद्र होने पर जातक जो है दुखी, दुर्बुद्धि, धनहीन होता है। तो चंद्रमा के द्वितीय भाव का ये फल था। और इस भाव के अंदर अगर चंद्रमा रहता है तो लाल किताब के लेखक का मत है कि ऐसे शख्स की अमूमन बहन नहीं हुआ करती है मगर भाई ज़रूर होते हैं। अव्वल तो उस अमूमन 25 साल की होती है। अव्वल तो उसकी जो उम्र होती है अमूमन 25 साल की होती है, वरना 25 से 35 साल की जो उम्र का अरसा हर तरह से मंदा रहेगा, गरीबी से भरपूर होता है। और ऊपर का जो मंदा तल है अमूमन 50 साल, 25 से और 75 साल उम्र का दरमियान मंदा ही होगा। और दौलतमंद और घोड़ों का सहसवार औलाद वालदेन से सुखी होगा। औलाद मतलब बच्चों से, और वालदेन में पिता से सुखी होगा। और खानदानी नस्ल कभी बंद नहीं होगी। चंद्रमा और बुढ़ापा दोनों के नेक फल होंगे। तो ये था दूसरे भाव का इसमें प्रभाव। और अब बात करते हैं तीसरे भाव में चंद्रमा होने से क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उसका अपने को इलाज करना चाहिए। तीसरे भाव में चंद्रमा रहने से घर में चंद्र की उपस्थिति से जातक को प्रसन्नचित्त बनाता है, आस्तिक, मधुरभाषी, कफरोगी, मिलनसार प्रकृति का बनाता है। तीसरे घर में चंद्रमा यदि शुभ राशि में हो, उच्च का हो, मित्र क्षेत्री हो तो जातक काव्य प्रेमी, साहसी, छोटे भाई से प्रेम करने वाला होता है। चंद्र नीच राशिस्थ हो, लग्नेश, षष्ठेश का योग हो तो जातक को चोर और राज्य की ओर से भय रहता है तथा गले के रोग से पीड़ित भी रहता है। जन्म कुंडली में चंद्र के तीसरे घर के बारे में लाल किताब के लेखक का यह मत है कि ऐसा जातक जो है साधु हो तो सिद्धि की साधना का मालिक हो, गृहस्थ हो तो धन दौलत का भंडारी रहता है, हर हालत में दौलतमंद होता है। मैदान जंग में हमेशा उसको फतह
मिलेगी। राजयोग होगा तो वालदेनी सुख सागर नेक रहेगा, उम्दा और लंबा अरसा उत्तम बल देगा। खुद तसल्ली व दौलत का चश्मा चलता होगा। 80 साल उम्र ताकत का मालिक होगा। खुले दिल का, लंबी अकल का, नेक नीयत और शराफत का माकूल जवाब देने की हिम्मत वाला होता है, जिसके तीसरे भाव में चंद्रमा होता है। तो जिसकी जन्म कुंडली में चौथे घर में चंद्रमा हो वो दानशील होता है, सुखी, उदार, आकर्षक व्यक्तित्व का, उत्तम स्वास्थ्य का और कृषि कार्य से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। जल क्रीड़ा करने वाला रहेगा ऐसा व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद ही होता है। यदि चौथे घर में बलि चंद्रमा मौजूद हो, उच्च राशि का हो, तो जातक को वाहन का सुख मिलता है। अपने भाइयों में वो श्रेष्ठ होता है, समाज में यश कीर्ति अर्जित करता है। उसकी बाल्यावस्था आर्थिक अभाव और शारीरिक कष्ट में बीतती है। अगर चौथे घर में छिन्न चंद्रमा हो, नीच राशि का हो, तो जातक व्यसनी हो जाता है, नीच लोगों की का सेवक होता है, मकान वाहन आदि के सुख से हीन होता है। चौथे घर में चंद्र मंगल का मिलन हो तो जातक जीने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए जीता है। तो ये थे चौथे भाव के अंदर चंद्रमा का प्रभाव। और लाल किताब का लेखक का ये मत है कि खर्चने पर धन और बढ़ता है, दौलत का दरिया रहेगा, और जिस कदम खर्च ज़्यादा हो गए दौलत उसी कदर और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जद्दी कारोबार का उत्तम फल लेता है। पूरा इकबाल मंद और औलादे नरीना के जन्मदिन से इकबाल मंद होगा, इतना सुखी होगा कि दुख क्या होता है उसका एहसास तक भी नहीं होगा। चाल चलन और बर्ताव उम्दा, खानदानी खून का सबूत होगा। राज दरबार से दौलत, लंबी समुद्री यात्राओं से बेशुमार मुनाफा जिसके चौथे चंद्रमा होता है उसको लाभ मिलता है। अब बात करते हैं पांचवें चंद्रमा की। पांचवें भाव में चंद्रमा होने पर जातक चंचल स्वभाव का होता है, ज़्यादा कन्या संतान वाला होगा, शादी के 12 वर्ष के बाद में पुत्र लाभ प्राप्त करने वाला, सट्टे लॉटरी के द्वारा अचानक धन को प्राप्त करने वाला होता है। स्वभाव से अत्यंत शर्मिला होता है, तंत्र मंत्र जैसी गुप्त विद्याओं का भी ज्ञाता होता है। इसके आर्थिक स्रोत कई होते हैं, वो व्यवसाय के द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर, और कुंडली के पांचवें घर में बलि और पूर्ण चंद्रमा हो तो जातक की ससुराल धनवान होती है। उसकी पत्नी आज्ञाकारी, पढ़ी लिखी और पतिव्रता होती है। यदि कुंडली के पांचवें घर में छिन्न चंद्र यदि नीच राशि में हो तो उक्त फलों को एकदम विपरीत समझना चाहिए। यदि पांचवें घर में चंद्र शुभ राशि में हो तो जातक तेजस्वी, सुंदर, नैनक्ष, धार्मिक वृत्ति का होता है। यदि चंद्रमा पांचवें घर में वृष कर्क राशि में हो तो जातक को शेयर मार्केट से, सट्टे से, लॉटरी से धन का बहुत ही अधिक लाभ होता है निश्चित रूप से। जन्म कुंडली में चंद्र के पांचवें घर के बारे में लाल किताब का लेखक का ये मत है कि बच्चों के परवरिश और ईमान की तबीयत पर दौलत की बरकत की हालत होगी। अर्थात जातक बच्चों के ऊपर जितना खर्चा करेगा उतना ही ज़्यादा लाभ उसको मिलता रहेगा, और बच्चों के ऊपर खर्चा करना बंद कर देगा तो लाभ में कमी आ जाएगी। जिस शख्स की कुंडली में पांचवें घर में चंद्रमा मौजूद होता है वो कट जाएगा मगर किसी के आगे कभी झुकेगा नहीं। अदलो इंसाफ के तराजू का मालिक, रहम दिल इंसान, लड़ाई झगड़े में जिसकी तरफ हो जाए उसकी फतह होना निश्चित है, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। व्यापार अमूमन मंदा होगा मगर धन दौलत की आमदन के जरिए में इजाफा होगा। जंगल और पहाड़ को भी आज़ाद कराने वाला धर्मात्मा होगा। कम से कम 5 पुत्रों का पिता होता है। अपना कोई भेद छुपा कर नहीं रख सकता, उसका भेदी ही उसे तबाह करे। लालच, खुदगर्जी नष्ट होने की बुनियाद होगी। दिमाग से काम लेगा तो अपने ऊपर से मंदी के असर को दूर कर सकेगा। तो ये था पांचवें घर के बारे में। अब बात करते हैं चंद्रमा के छठे घर की स्थिति में क्या चंद्रमा लाभ देता है, हानि देता है। तो कुंडली के छठे घर में चंद्र की उपस्थिति से जातक कफ का रोगी होता है, ज़्यादा खर्च करने वाला होगा, आँखों के कष्ट से पीड़ित, भाइयों के प्रति प्रेम रखने वाला होता है। अगर छठे घर में पूर्ण चंद्रमा हो
तो जातक दीर्घायु, बलिष्ठ, शत्रुहंता होता है, नौकरी से उसे अधिक लाभ होता है। छठे घर में चंद्रमा वृष राशि का हो तो जातक कब्ज रोग से पीड़ित रहता है। क्षीण चंद्रमा छठे घर में अशुभ फल प्रदान करता है और जातक को मानसिक रूप से पीड़ित भी करता है। बाल्यावस्था में उदर और मंदाग्नि से पीड़ित रहता है। चंद्र राहु और केतु के साथ मिलान करें तो अशुभ फल और भी बढ़ जाता है। छठे घर में उच्च राशि का शनि और चंद्र का योग शुभ फलकारी होता है। छठे घर में चंद्र शुक्र के साथ मिलकर बैठे तो जातक बंधुओं से प्रेम करने वाला और स्त्रियों के पीछे अपने धन का व्यय अधिक करता है। जन्म कुंडली के छठे के चंद्र घर के बारे में लाल किताब में लेखक का मत है, जैसा बीज बोएगा वैसा फल काटेगा। अच्छा करेगा तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा, बुरे का फल बुरा होगा। धन दौलत, धर्म, ईमान, जिस्मानी सेहतमंदी, दूध का इस्तेमाल मंदा फल देता है, बल्कि रात का पिया दूध तो जहर की तरह असरकारी साबित होता है। खुद या अपनी औरत या दोनों एक आंख से काने हो सकते हैं। माता का साया बचपन में ही सिर से उठ जाता है। तो ये थे छठे घर का फल। अब बात करते हैं सातवें घर में चंद्रमा का क्या फल रहता है। कुंडली के सातवें घर में चंद्र होने पर जातक व्यवसाय करने वाला, समाज सेवी, शांत स्वभाव का, अहंकारी, धैर्यवान होता है, अपनी पत्नी का भक्त होता है। यदि सातवें घर में बलवान और उच्च राशि का चंद्रमा हो तो जातक की पत्नी बहुत ही सुंदर, तीखे नए नक्शे वाली, सुशील, धनाढ्य परिवार की होती है। सातवें घर में यदि शनि चंद्र का मिलन हो तो जातक का विवाह देर से होता है। यदि क्षीण चंद्र और शत्रु की राशि में हो तो जातक का दाम्पत्य जीवन बहुत ही कलह और कष्ट में बीतता है। कुंडली में चंद्र के सातवें घर के बारे में लाल किताब का लेखक का ये मत है कि शादी के दिन औरत के घर से खाबिन के घर तक औरत के साथ ही अगर चंद्र की आशियाँ, दूध, चांदी, दरिया का पानी, दूध औरत के वजन के बराबर पहले से ही मौजूद हो तो अल औलाद बढ़ती रहेगी, वरना इंद्र शुक्र का झगड़ा औरत की अपनी माता, धन दौलत बर्बाद होने शुरू हो जाएंगी। दौलतमंद नगर गृहस्थी हालात में हमेशा रंजो मुसीबत होगी। बूढ़ी माता की इज्जत में कमी करेगा तो जातक सारी इज्जत दौलत मिट्टी की तरह उड़ जाएगी। दूध, पानी, मोल बेचने से औलाद, धन दौलत घट जाएगी। चंद्रमा के साथ शुक्र बैठे तो कुंडली का घर मंदा हो मगर दौलत मंदी न हो और न ही नसीब मंदा होगा। अब बात करते हैं आठवें घर के बारे में। कुंडली के आठवें घर में चंद्रमा हो तो जातक ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है, प्रमेय, रोगी रहता है, कामुक होता है। जातक व्यवसाय से लाभ उठाने वाला, जातक स्वभाव से वाचाल, स्वाभिमानी, कमजोर शरीर का होता है, उसे शत्रुओं से नुकसान होता है, मित्रों के द्वारा बहिष्कृत होता है। जातक चंद्रमा बृहस्पति की युति अष्टम भाव में होने पर जातक क्षय रोग से पीड़ित होता है। जातक को जल में डूबने का भय रहता है। यदि आठवें घर में चंद्र मित्र राशि में हो या स्वक्षेत्री होकर के विद्यमान हो तो जातक सर्दी जुकाम का प्रभाव से ग्रसित रहता है। आठवें घर में चंद्र शुभ ग्रह से युति करके जातक को साझेदारी व्यवसाय करने की ओर प्रेरित करता है तथा जातक को लाभ दिलाता है। क्षीण चंद्र आठवें घर में हो तो जातक की बाल्यावस्था में ही मृत्यु तक हो जाती है। जन्म कुंडली में चंद्र के आठवें घर के बारे में लाल किताब के लेखक का मत यह है कि 34 साल उम्र तक मंदी जिंदगी और दौलत जमा नहीं होगी। बच्चों, बूढ़ों के आशीर्वाद के जरिए उनके पाँव धोते रहने से हर तरह से बचत और बचाव होता रहेगा। और मौत के वक्त आखिरी घड़ी अपने घर जद्दी इलाके में ही होगी। बेशक किसी गरीब घर पैदा हो, कोई लंबा चौड़ा परिवार भी न हो, फिर भी अपने जन्म से मिट्टी में चांदी की तरह चमकदार होगा। तो ये थे आठवें घर के बारे में चंद्रमा के प्रभाव। अब बात करते हैं नौवें भाव में चंद्रमा का क्या प्रभाव है। कुंडली के नौवें घर में चंद्रमा हो तो जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है। उसका पूरा जीवन भोग विलास, सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि पूर्वक बीतता है। उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। वो धर्मात्मा, प्रवास प्रिय, विद्वान, साहसी,
संपत्तिवान, उद्यमी, देखने में सुंदर और उत्तम संतान वाला होता है। उसका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखकर बीतता है। जातक को जीवन में तीर्थ यात्रा, पर्यटन का सौभाग्य मिलता है। अगर 9वें घर में चंद्रमा शुभ ग्रही हो तो जातक की पत्नी सुंदर, सुशील और घर के कार्यों में प्रवीण होती है, मन भावन होती है। 9वें घर में पूर्ण चंद्रमा होने पर जातक दीर्घ आयु होता है। क्षीण चंद्र होने पर धनहीन, ऐश्वर्यहीन, कुटिल, पत्नी युक्त, मूर्ख और उद्योग से हीन होता है। माता पिता का विशेष सुख भी उसे नहीं मिलता है। तो ये थे अपने चंद्रमा के 9वें भाव में प्रभाव। अब बात करते हैं 10वें भाव के बारे में। कुंडली के 10वें घर में चंद्रमा विद्यमान हो तो जातक कुल का दीपक होता है। कुल दीपक मतलब उसके नाम से उसकी परिवार की पहचान होती है। जातक बेहद प्रसन्नचित्त रहता है, दीर्घायु, लंबी उम्र होगी, दयालु होगा, व्यवसाय करने वाला होगा, सुखी रहेगा, जीवन में अत्यंत उच्च कोटि का यश कमाने वाला होता है और जातक का अपने परिवार, कुटुंब के प्रति विशेष लगाव रहता है। जातक जीवन में श्रृंगार संबंधी वस्तुओं का व्यवसाय करके अर्थोपार्जन करता है। औषधि व्यवसाय में भी उसे लाभ हो सकता है। अगर 10वें घर में चंद्रमा मंगल के साथ मिलन करते हुए बैठा है तो जातक को व्यवसाय में हानि होती है। इसी प्रकार शनि के साथ चंद्रमा की 10वें भाव में युति व्यवसाय में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है। 10वें घर में चंद्रमा पाप ग्रहों से युद्ध करे तो जातक का जो है जातक पापी प्रवृत्ति का हो जाता है। और 10वें घर में पूर्ण चंद्रमा जातक को महत्वाकांक्षी, सज्जन, संतोषी, मित्रों का सहयोग प्राप्त करने वाला बनाता है। जन्म कुंडली में चंद्र के 10वें घर के बारे में लाल किताब के लेखक का मत यह है कि इसकी जो उम्र है, जिसके कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा होता है, उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। वालदेनी सुख सागर उत्तम होता है, मतलब पिता का सुख बहुत अच्छा रहेगा। औरतें यानी पत्नी मासुका जो है वो बतौर अपना फ़र्ज़ अच्छा अदा नहीं करेंगी। इसका मतलब है कि पत्नी उनको बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ पत्नियां नहीं मिल पाएंगी और जो पत्नी होगी, प्रेमिका होगी, तो वो अपना सही फ़र्ज़ अदा करने में से चूकेंगी बार बार। और जिसके 10वें भाव में चंद्रमा होता है, ऐसे जातक का क्या है कि खुश्क कुएं भी स्वयं पानी देने लग जाते हैं। उनका इतना प्रबल भाग्य रहता है जातक का कि अगर सूखे कुएं में भी अगर उन्होंने खोदना चालू करें तो उसमें भी पानी आने लग जाएगा। उजड़े घर आबाद होंगे। हर तरह से चंद्रमा का नेक असर रहेगा। दूध का, चांदी का और मोती की वर्षा से मुबारक जमाना होगा और हैसियत का चंद्रमा होगा। ऐसा शख्स आँख के फरेब से बदनाम होगा। शनिश्चर की आँख शरारत की वजह होती है। शनिश्चर मतलब मकान, राहु यानी ससुराल, दोनों ही मंदी हालात की होंगी। मतलब जिसके चंद्रमा 10वें भाव में बैठा है, उनकी जो मकानात होंगे वो बहुत ही उच्च क्वालिटी के नहीं होंगे। और रही ससुराल की बात, तो ससुराल भी बहुत ज़्यादा धनाढ्य नहीं होगी, सामान्य ही रहेगी। मंदी हालात दिखाता है मकानों की भी और ससुराल की। फेफड़े, छाती की बीमारियां हो सकती हैं और ऐसे जातक की जो है चंद्रमा 10 में होने से वैध होने के भी प्रबल संकेत आते हैं। अब बात करते हैं 11वें घर में चंद्रमा का क्या प्रभाव है। जन्म कुंडली के 11वें घर में चंद्रमा हो तो जातक यशस्वी, दीर्घायु, लोकप्रिय, चंचल स्वभाव का होता है। उसका जीवन अधिकतर प्रदेश में ही बीतता है। उसे राज्य के द्वारा सम्मानित प्राप्त होता है। उसकी संतान भी गुणी, संपत्तिशाली होती है। वह ज्योतिष, तंत्र, मंत्र विद्या में रुचि रखने वाला होता है। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर, सुशील, गृह कार्य में दक्ष होती है। अधिक कन्या संतान की माता होती है। जातक को जीवन में मकान, वाहन, नौकर चाकरों का सुख प्राप्त होता है। यदि 11वें घर में क्षीण चंद्रमा हो तो जातक का जीवन बड़ा ही संघर्ष में, रोग से ग्रसित होता है। उसे दाम्पत्य और ऐश्वर्य सुख नहीं मिलता है। यदि 11वें घर में चंद्र और शुक्र बैठा हो तो जातक को वाहन का सुख मिलता है। यदि शुक्र के स्थान पर शनि विराजमान हो तो जातक के लिए उसकी कुंडली
का यह घर निश्चय ही राजयोग कारक होता है। ऐसा योग होने पर जातक अनेक विद्याओं का जानकार, समाज में यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है। अब बात करते हैं 12वें भाव की। जिसकी कुंडली के 12वें घर में चंद्रमा विद्वान होता है वह कफ का रोगी, चंचल स्वभाव और साथ ही एकांत प्रिय, नेत्र रोगी, मधुर वाणी बोलने वाला, उसके बहुत से शत्रु होते हैं। स्त्रियों के प्रति कम आसक्त होता है। यदि 12वें घर में चंद्रमा के साथ मंगल भी बैठा हो तो जातक नेत्र रोगी, राजदंड पाने वाला, नीच बुद्धि का होता है। 12वें घर में चंद्रमा कर्क, कन्या, मीन राशि में हो तो जातक को राजयोग प्राप्त होता है। जातक धार्मिक वृत्ति का होता है, उसका संबंध जो है कई स्त्रियों से रहता है। 12वें घर में पूर्ण चंद्रमा जातक को साहसी, ज्ञानी, गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला, क्रोधी और जुआरी बना देता है। जन्म कुंडली के चंद्र के 12वें घर के बारे में लाल किताब का लेखक का ये मत है कि दुनिया में कोई अपना नुकसान नहीं चाहता, नहीं कोई दुख दर्द रहमत मांगता, मगर कुंडली के 12वें घर के चंद्रमा वाला खुद जाम के बजाय पानी में से ही जलता है, दूसरों को जलाता रहता है। रात की नींद और सिर की जिद कभी भी सुख की होगी। चंद्र की बेजान चीज़ों का फल प्राय मंदा होगा। ससुराल की जायदाद फूके, खुद अपनी भी न जोड़े, धर्म कर्म की दौलत की बर्बादी हो। माता पिता किसी बुजुर्ग के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेना चंद्रमा के उत्तम फल पैदा करने की सबसे बढ़िया बुनियाद होती है। इसलिए माता पिता और बुजुर्गों का चरण स्पर्श आशीर्वाद लेना बहुत ही श्रेष्ठ चंद्रमा का फल होता है। अब जिनकी भी चंद्रमा का श्रेष्ठ लाभ लेना चाहते हैं वो लोग चंद्रमा के जो उपाय बताए हैं उनका अपन देख सकते हैं। ये उपाय करने से चंद्रमा है जो बढ़िया रिजल्ट देगा। इसमें अलग अलग भावों का अलग अलग ट्रीटमेंट बताया है। इसमें चंद्रमा का श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े में मिश्री बांध करके बहते पानी में बहाएं। संतान के लिए घर में संतान पालें और चांदी की अंगूठी में मोती पहनना बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। अपने बुजुर्गों का चरण स्पर्श का आशीर्वाद लेना बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है चंद्रमा का। और रात में किसी बर्तन में पानी सिराने रखकर सुबह उसे किसी पौधे में डालेंगे तो भी इससे चंद्रमा का बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने लगता है। तो ये थे चंद्रमा के सामान्य उपाय। इनसे बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और जीवन में काफ़ी श्रेष्ठ उन्नति मिलेगी। तो मित्रों, ये थे चंद्रमा के 12 भाव में क्या प्रभाव रहता है, जातक किस तरह का रहता है। जिस भाव में चंद्रमा बैठता है उसी प्रकार से व्यक्ति का व्यक्तित्व उभर करके आता है। तो मित्रों, अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।